Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 24 January 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज मालदीव रूल्स आउट रिसर्च बाय चाइनीज वेसल इन इट्स वाटर. अब देखिए, हमने कल बात की थी कि जो चाइना का ये जो रिसर्च वेसल है ना, रिसर्च वेसल का काम क्या होता है कि आपका जो मैरीटाइम वाटर है तो उसके वहां पर जो भी एरिया है वहां पर रिसर्च करना एक तरीके से कि उसी एरिया में क्या क्या कैसी कैसी चीजें हैं. तो इसी के चलते ये जो चाइनीज वेसल है आज के टाइम पे जो मालदीव और इंडिया के बीच के जो टाइज है उसके बीच में बहुत बड़ा टेंशन बना हुआ है. सो द रिसर्च वेसल इज एक्सपेक्टेड टू रीच मालदीव अर्ली फेब्रुअरी. यहाँ फेब्रुअरी तक यहाँ पर ये पहुंच जाएगा मालदीव में. इट हैज सॉट क्लियरेंस फ्रॉम द कोलंबो लास्ट ईयर. इसलिए यहाँ पर जो क्लियरेंस है इसको लास्ट ईयर कोलंबो से मिल चुकी थी. हाउएवर श्रीलंका इन दिसंबर अनाउंस्ड अ ईयर लॉन्ग मोटोरियम ऑन अ फॉरेन रिसर्च वेसल. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर श्रीलंका ने क्या किया था, एक मेमोरेंडम यहाँ पर अनाउंस किया था जिसमें कि जो आपके फॉरेन रिसर्च वेसल्स हैं वो यहाँ से पास हो सकते हैं. क्योंकि देखिए रिसर्च वेसल वो कैसे जा रहा होगा, हम अगर इसका एक मैप एनालिसिस करते हैं, ये आपका इंडिया है यहाँ पर, ये मालदीव से यहाँ, ये यहाँ चाइना है, आपका यहाँ पे कौन आ जाता है श्रीलंका. तो यहाँ से श्रीलंका का भी परमिशन चाहिए ना क्योंकि ये इतना जो ये वाटर आ रहा है, ये जो एरिया आ रहा है वो श्रीलंका के एक एरिया के अंदर में आ रहा है. तो यहां से भी उसको क्लियरेंस चाहिए यहाँ से पास होने के लिए. तो ये क्लियरेंस उसको मिल चुकी है, आप ऐसा कह सकते हैं. सो अभी ये जो हम बात कर रहे हैं चाइनीज रिसर्च वेसल की जियांग यांग होंग की. सो ये आपका क्या है, विल नॉट कैरिंग आउट रिसर्च इन मालदीव वाटर बट विल अराइव फॉर अ पोर्ट कॉल द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव सेड ऑन ट्यूसडे. उन्होंने ये कहा कि ये मालदीव ने ये कहा कि ये जो रिसर्च वेसल आ रहा है ये यहाँ पर जो मालदीवियन वाटर्स है यहाँ पर कोई रिसर्च कैरी नहीं करेगा. बट अभी हमने क्या किया है, इसको हमारा जो पोर्ट है उसमें यहाँ पर बुलाया है. सो रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज वेसल हेडिंग टू मालदीव हैज ड्रॉन कंसिडरेबल टू अटेंशन इन इंडिया. लेकिन ये इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्न बनता जा रहा है, यहाँ पर टेंशन बनता जा रहा है. क्यों बनता जा रहा है आप सभी को पता है, क्योंकि ये इंडियन ओशन से होकर जा रहा है और इंडियन ओशन में आप सभी को पता है कि अभी रेड सी वाला यहाँ पे पूरा इश्यू चल रहा है. इसी के चलते जो हमारे इंडियन नेवी है यहाँ पे अपने जो एसेट्स हैं उसको यहाँ पर फैला कर रखा है जिससे कि हम क्या कर सके, जो फर्दर चीजें हैं उनको किस तरीके से हम रेड सी में ये जो अटैक हो रहा है ना वेसल्स का, उसको हम रोक सके. मतलब इसमें हमारे जो अदर जो चीजें हैं उनको हम लेकर आ सकें. बट ये प्रॉब्लम हो रही, अगर ये जो चीजें हैं इस चाइनीज वेसल के रडार के अंडर में आ जाती है तो इससे क्या होगा, बहुत सारा जो डेटा होगा उसका ब्रीच होगा. तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा क्या बनता जा रहा है, थोड़ा नहीं हम कह सकते हैं बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है. देखिए आज अगर हम सिर्फ आपका जो एडिटोरियल सेक्शन है ना इसमें आपके बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए. ये जो तीनों आर्टिकल है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वैसे अगर आप न्यूज देखेंगे अगर नेक्स्ट न्यूज पेपर में उठाकर तो ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है. जैसे कि आपकी जो छोटे छोटे पेजेस हैं, मतलब इन पेजेस में हम बात करते हैं जो आपकी छोटी छोटी न्यूज आती हैं जहां से आपके लिए प्रीलिम्स फैक्ट और ये सारी चीजें निकल कर आती हैं. तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास अभी, क्योंकि अभी देखिए सब वहीं पर बात चल रही थी कि 2 जनवरी में यहाँ पर 2 जनवरी इज अ नाउ पार्ट ऑफ अ वाइडन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन सेज मोदी. ये 2 जनवरी को जैसे कि आपकी राम मंदिर अयोध्या में यहाँ पे राम आइडल का स्थापना हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है. तो 2 जनवरी से ही यहाँ पर रिपब्लिक डे से हमने क्या कर दिया, मतलब एक तरीके से वो क्या है, रिपब्लिक डे हमारा बहुत बड़ा एक आपका वो बन चुका है, सेलिब्रेशन का टाइम पीरियड बन चुका है. उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें बात की जा रही है कि फ्रेंच मार्चिंग कंटिजेंट एट अ रिपब्लिक डे परेड हैज मेंबर फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल. तो यहाँ पर जो फ्रेंच में मार्चिंग हो रही है उनके रिपब्लिक डे में, तो उनकी परेड में इंडिया और नेपाल के भी मेंबर्स होंगे. तो इससे क्या होगा, आपका जो एक हम टाइज कहते हैं है ना फ्रेंच के साथ, फ्रांस के साथ हमारी जो रिलेशन है बायलैटरल रिलेशन के साथ साथ हमारा जो मिलिट्री और डिफेंस रिलेशन है वो भी क्या हो रहा है आपका और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है. तो देखिए यहाँ पर यही सारी चीजें हैं, तो इतना ज्यादा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल की. तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है अ लार्जर मैसेज टू अ न्यू दिल्ली फ्रॉम द रेड सी. अब देखिए ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब हमें यहाँ पर लग रहा होगा कि हमने रेड सी को तो इतनी बार पढ़ लिया है, बट ये आर्टिकल में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है. इसमें जो रेड सी में अभी इशू चल रहा है
है ना। रेड सी में जो हुथीज अटैक कर रहे हैं, आपके जो कमर्शियल वेसल्स पर अटैक हो रहा है, यूएस वहां पर रिटेलिएट कर रहा है, तो इसके चलते अगर हम बात करते हैं कि न्यू दिल्ली के लिए क्या मैसेज निकल कर आता है ना, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया के लिए यहाँ पर क्या मैसेज निकल कर आता है। तो देखिए पहले हम बात करते थे कि इंडिया के लिए यहाँ पे 2 फ्रंट्स थे, है ना, लेकिन वो 2 फ्रंट्स की अगर हम बात करते हैं, एक तरफ इंडिया के लिए कौन आ जाता था, पाकिस्तान, जहां पर पाकिस्तान के साथ हमेशा वॉर वाली अपनी कंडीशन है, और दूसरी तरफ आपका आ जाता है चाइना। तो ये आपके 2 फ्रंट्स ऑलरेडी हैं, लेकिन इसमें जो 2 फ्रंट्स की बात की गई वो पूरी तरीके से अलग है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे इस आर्टिकल में अ डिफरेंट न्यू 2 फ्रंट सिचुएशन, इंडिया के सामने आज के टाइम पर एक नई 2 फ्रंट सिचुएशन आ चुकी है। सो इंडियाज नाउ 2 फ्रंट चैलेंज इज नॉट पाकिस्तान एंड चाइना पोजिंग अ नट क्रैकर सिचुएशन फॉर इंडिया बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम चैलेंजेस। यहां पर आज के टाइम पर जो हम 2 फ्रंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें किसका कॉम्बिनेशन है, आपका एक कॉन्टिनेंटल कॉम्बिनेशन है और मैरीटाइम चैलेंज हो रहा है। मतलब आप इधर यहाँ पर देखेंगे, पहले आप मैप देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये है हमारा इंडिया, ओके, इंडिया के पास ऑलरेडी हम क्या देख रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान है पहले फ्रंट पर, और दूसरी तरफ पर यहाँ पर चाइना है, ठीक है। अब इनके साथ तो ये कॉन्टिनेंटल हो गया। अब हम मैरीटाइम में देखें तो ये आपका रेड सी हो जाता है, रेड सी में जो हुथीज यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद चाइना की जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में, आपका ये जो इंडियन ओशन है यहाँ पर भी चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है ना, आप सभी को पता। अब देखना इस आर्टिकल में आगे आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको कनेक्ट किया गया है। तो चाइना की जो प्रेजेंस है यहाँ पर पूरी तरीके से, जैसे कि वो मालदीव के साथ उसके रिलेशन आज के टाइम पे आपको पता है ना। हम्बनटोटा पोर्ट जो आप लोगों को यहाँ पर पता है कि लीज पर यहाँ पर श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है। अपने जो वेसल्स हैं है ना, बेसिस हैं, वो चाइना हर प्लेसेस पर क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे चाइना कॉन्टिनेंटल के साथ साथ यहाँ पर चाइना का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में बढ़ रहा है। तो हमारे पास आज के टाइम पे 2 फ्रंट्स हैं। अगर इस सिचुएशन में मतलब कि मैरीटाइम में कभी वॉर होती है, हमारी नेवी यहाँ पर आपकी स्टैब्लिश होती है, यहाँ पर इंगेज होती है, तो दूसरा फ्रंट कौन सा ओपन है, आपका कॉन्टिनेंटल फ्रंट, जहां पर इस कॉन्टिनेंटल फ्रंट पर दूसरी तरफ से भी हमारे साथ वॉर हो सकता है। तो आज के टाइम पे जो हमारे पास थ्रेट है वो 2 फ्रंट में कौन कौन सा है, एक कॉन्टिनेंटल फ्रंट हो गया और दूसरा यहाँ पे मैरीटाइम फ्रंट हो गया, है ना। पानी में भी खतरा है और जमीन में तो खतरा है ही है। तो मतलब इसमें जो हमारी आर्मी है और हमारी जो नेवी है, दोनों को यहाँ पर क्या होना होगा, एक्स्ट्रा मतलब पहले से ही यहाँ पर सारी चीजों के लिए यहाँ पर रेडी होना होगा कि कब क्या हो जाए वी डोंट नो, है ना, हमें यहाँ पर कोई भी सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। सो देखिए, हैविंग एन एग्रेसिव एंड राइजिंग चाइना अटेम्प्टिंग ऑन कंटेन इंडिया ऑन अ कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम फ्रंट्स इज अ क्लासिक 2 फ्रंट सिचुएशन। ये हमारे पास एक क्लासिक 2 फ्रंट सिचुएशन आ चुकी है। While India has been allowing itself to be obsessed with the line of control with Pakistan, लेकिन अभी तक हमने देखा कि हमारा जो इंडिया अपने आप को कहाँ पर इंगेज रखता था, कि हमारा जो मेन अभी प्रॉब्लम क्या है कि लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ नॉर्थ में अभी है, यहाँ पर ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ यहाँ पर हमारी ये प्रॉब्लम हो रही। लेकिन आपको यहाँ पर देखना होगा कि बीजिंग वॉज क्वाइटली बिल्डिंग इट्स एम्पायर ऑफ इन्फ्लुएंस इन द ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न ओशनिक प्लैंक्स। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपना जो एम्पायर है, अपना जो इन्फ्लुएंस है वो ईस्टर्न रीजन में भी, है ना, और सदर्न रीजन में भी, और उसके साथ साथ जो वेस्टर्न ओशनिक प्लैंक्स है वहां पर वो क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे, यहां से आप देखिए चाइनीज नेवी which is perhaps the largest in the world today. According to the world account, it has an overall battle force of 370 ships. चाइना के पास यहाँ पर 370 शिप्स हैं, और इंडिया के पास अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के पास ओनली 132 हैं। तो क्या अगर कभी वॉर होती है ना, ऑल्दो अगर ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कभी वॉर हो जाती है, हम चाइना के साथ यहाँ पर चाइना को फेस करते हैं, तो क्या हम चाइना को फेस कर पाएंगे अपने 132 नेवी वॉरशिप के साथ, है ना। तो हमें क्या करना होगा, इस चीज को इंक्रीज करना होगा, ये जो नंबर है इसे यहाँ पर इंक्रीज करना होगा, है ना। उसके बाद अब अगर हम बात करते हैं, देखिए चाइना की बात करते हैं कि चाइना का जो प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ है। बीजिंग टुडे हैज अ मिलिट्री बेस इन डिजिबूटी। आपका जो डिजिबूटी है वहां पर बीजिंग का आपका मिलिट्री बेस है। कहाँ पर है डिजिबूटी, ये आप मैप में देखेंगे, अफ्रीका है जो आपका, ओके, ये जो हॉर्न और अफ्रीका है यहाँ पर ये आपका डिजिबूटी, तो मतलब ये रेड सी के पास से निकल कर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, चाइना का प्रेजेंस है, चाइना का मिलिट्री बेस है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गोइंग चाइनीज एक्टिविटीज इन पाकिस्तान, ग्वादार पोर्ट में चाइना का प्रेजेंस है। श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है ना, यहाँ पर चाइना का प्रेजेंस है। उसके बाद म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में क्या क्योप्यू पोर्ट जो है वहां पर उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। चाइना का ये प्लान है कि जिससे क्या हो सके, बे ऑफ बंगाल के ज्यादा क्लोजर आ सके। अब देखिए ये है इंडिया और ये
ये है आपका मालदीव्स। तो अगर यहाँ पर चाइना क्या करता, अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करता, तो मतलब वो डायरेक्टली इंडिया के कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पर अगर हम कुछ भी करते हैं, बे ऑफ बंगाल में हमारी नेवी की कोई भी एक्टिविटी होती है, तो चाइना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकता है ना, वहां पर नजर रख सकता है, क्लोज आइज यहाँ पर रख सकता है। उसके बाद देखिए चाइना मालदीव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज के टाइम पे जो इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे न्यू दिल्ली के लिए बहुत बड़ा टेंशन बनता जा रहा है। उसके साथ साथ चाइना ऑल्सो एक्सप्लोरिंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन शेलिस, बिल्डिंग अ नेवल बेस इन रीम, कंबोडिया। कंबोडिया में भी चाइना क्या कर रहा है, अपना जो नेवल बेस है उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो इंडियन ओशन आइलैंड्स है लाइक कोमोरोस, तो इसको यहाँ पर बात कर रहा है कि वो ये चाइना का बहुत बड़ा फैन है और वो चाइना को क्या करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस है हर एक रीजन में इंक्रीज कर रहा है, और उसके साथ साथ आप उसका जो मिलिट्री बेस है और नेवी बेस है उसको स्टैब्लिश कर रहा है, तो जो कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना जा रहा है। ठीक है, इसके लिए अब इंडिया क्या कर सकता है कि इंडिया को सबसे पहले क्या करना होगा, जो चाइना की स्ट्रेटजी है ना, कॉन्टिनेंटल स्पेस में एज वेल एज इन अ मैरीटाइम स्पेस, इसको यहाँ पर पूरा टोटल असेसमेंट करना होगा। और उसके साथ हमारे जो यहाँ पर अलायंस है, हमारे जो पार्टनर्स हैं, उन पर फोकस करना होगा, जैसे कि यूएस है ना। यूएस हमारा सबसे बड़ा, एक तरीके से हम कह सकते हैं आज के टाइम पे चाइना को काउंटर करने के लिए हमारा पार्टनर बन सकता है। सेकेंड, Beijing's attempt is to influence, among other, those spaces and countries that India has historically engaged with the IOR was India's traditional sphere of influence until the Chinese came it with goodies. The far off regions such as Africa had historical, cultural and political links with India. अब देखिए इंडिया भी क्या कर सकता है, जैसे कि हमारे जो कल्चरल रिलेशन है, हिस्टोरिकल रिलेशन है, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं, तो इस बेसिस पर हम भी क्या कर सकते हैं, अपने जो गुडीज हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपना एक ट्रेडिशनल स्फीयर यहाँ पर बनाया जा सकता है इंडियन ओशन रीजन में, जिससे कि हम क्या कर सके, उन कंट्रीज के साथ ज्यादा से ज्यादा एंगेज कर सके। तो इस सेंस में इंडिया को भी क्या होगा, यहाँ पर फायदा होगा। उसके साथ साथ हम देखते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में जो अभी सिचुएशन है बहुत ज्यादा ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पर इंडिया के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे कि आपकी जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं है ना, उनके साथ, जैसे कि हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट भी इस रीजन में आ जाता है, तो यूनाइटेड स्टेट हमारा बहुत बड़ा अलाई है। अब जैसे हम क्वाड की बात करते हैं, क्वाड हमने क्यों बिल्ड किया है ना, तो ये सारी चीजें जो हम यहाँ पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपके बन रहे हैं, ये इसी बेसिस पर यहाँ पर बन रहा है। सेकंड, इंडिया कैन नॉट बैलेंस अगेंस्ट ग्रोइंग चाइनीज पावर इन द इंडियन ओशन बाय इटसेल्फ। और ये भी हमें पता है कि चाइना की जो आपकी पावर बढ़ रही है इंडियन ओशन रीजन में, इंडिया से अकेले यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता है, उसको बैलेंस नहीं कर सकता है। इंडिया को क्या करना होगा, इंडिया को इंडो पैसिफिक मूवमेंट में अपना जो मतलब जो उसका एम्पायर है इंडिया का, उसको और ज्यादा क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, अपने एलाइज को यहाँ पर बढ़ाना होगा। साथ साथ एलाइज को यहाँ पर इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा जो हम कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, हमारा जो खुद का हम कह सकते हैं वॉरशिप्स हैं, हमारे जो वेपन्स हैं, इन्हें इंक्रीज करना होगा, इनहेंस करना होगा। हमें यहाँ पर एक लाइक माइंडेड कंट्री की तरह यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। सो द रेड सी सिचुएशन विल फेड अवे इवेंचुअली। ये जो रेड सी वाली सिचुएशन है धीरे धीरे कभी ना कभी आपकी खत्म हो जाएगी, बट इंडियाज न्यू टू फ्रंट सिचुएशन विल बिकम मोर एंड मोर अपेरेंट इन द ईयर्स टू कम। लेकिन इंडिया के लिए जो न्यू ट्रू फ्रंट सिचुएशन आ रही है, जहां पर एक तरफ आपका कॉन्टिनेंट है और दूसरी तरफ यहाँ पर मैरीटाइम है, तो ये जो सिचुएशन है आने वाले टाइम पर हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। सो इन दैट सेंस न्यू दिल्लीज डिसीजन नॉट टू ज्वाइन यूएस लेड ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन मे हैव बीन राइट चॉइस फॉर नाउ, बट इन द लॉन्गर रन इट्स एबिलिटी टू मीट द चाइना चैलेंज विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स वुड बी लिमिटेड। लेकिन देखिए आज के टाइम पर अभी जो न्यू दिल्ली का डिसीजन था कि यूएस का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, इसको हमने क्या किया, ज्वाइन नहीं किया। तो अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए हमारा जो ये डिसीजन है वो बहुत सही है, लेकिन इन अ लॉन्गर रन ये हमारे लिए सही नहीं है। इसमें हम अकेले चाइना से नहीं वो कर सकते हैं, इसमें हमें यहाँ पर चाइना को चैलेंज करने के लिए हमें यहाँ पर एलाइज की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा, है ना। तो इसमें देखिए रेड सी में आप देखेंगे, रेड सी में अभी कितनी ज्यादा पर्शियन गल्फ ये आ जाता है और ये आपका रेड सी है, ठीक है। तो रेड सी में ये जो येमेन में यहाँ पर हूथीज बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो भी वेसल यहाँ से आ रहे हैं उस पर अटैक कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आपका जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है ट्रेड में सबसे बड़ा यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहा है। I hope this article is clear to you now. Okay, so the next article is the truth about India's बूमिंग टॉय एक्सपोर्ट। अब देखिए कुछ सालों से हमने ये देखा जो हमारा टॉय इंडस्ट्री है, पहले ये लॉस पे चलता था, हम यहाँ पर टॉयज को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे,
है ना, क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, मतलब दूसरी कंट्री से इंडिया में टॉयज यहाँ पर क्या होते थे, इंपोर्ट होकर आते थे, स्पेशली कहाँ से, चाइना से। लेकिन हमने अभी कुछ सालों में ये देखा कि इंडिया का जो टॉय सेक्टर है ना, जहाँ पर टॉय मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। आप इस डेटा को यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आएगा कितना क्लियरली। आप यहाँ पर देखिए, नेट एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, हम इस वाले पार्ट को पहले देखते हैं। 2014-15 में हम टॉयज जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उसमें आप देखिए पूरा माइनस में जा रहा है, -1450, उसके बाद -1549, ये पूरा देखिए किस तरीके से माइनस में जा रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे कम होने लगा। फिर हमने देखा लास्ट 3 ईयर्स में, आप देखेंगे 2020 एंड 21, 21 एंड 22, 22 एंड 23, इसमें आप देखेंगे तो आप देखिए इसमें ये 451 हो गया। उसके बाद किस तरीके से हम बूम कर रहे हैं कि हमारा ये आपका डेटा आया है इंडियन ऑफिशियल ट्रेड डेटा एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के द्वारा, कि मतलब हमारा जो टॉय एक्सपोर्ट है अब वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए ये बढ़ा कैसे, इसका रीजन क्या है, मेनली हम इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जिसमें बताया जा रहा है, ये पूरा बताया जा रहा है कि हमने किस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटीज को इम्पोज किया। यहाँ पे जो इम्पोजिशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई वगैरह श्रिंक हुई है, प्राइजेस रेस हुए हैं। अब इसका हम ऐसे समझते हैं, हमने क्या किया, चाइना को देखा, है ना, चाइना को देखा कि चाइना के कौन कौन से सेक्टर से मतलब हम ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं आइटम। एक सेक्टर आया कौन सा, टॉय का, कि टॉय का हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सोचा हम खुद का टॉय यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, हम खुद के यहाँ पे टॉय मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उसे एक्सपोर्ट करेंगे। हमने ऐसा ही किया, हमने यहाँ पे टॉय मैन्युफैक्चरिंग की और उसे सिर्फ ना कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट के लिए, साथ साथ हमने इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको क्या किया, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया। ठीक है, इससे कारण क्या हुआ, हमारा जो टॉय का इंपोर्ट था वो कम हुआ और एक्सपोर्ट यहाँ पर ज्यादा हुआ। पहली चीज ये आ गई। दूसरी चीज हमने क्या किया, यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं जो बाहर से आइटम्स आ रहे हैं, जो बाहर से टॉयज आ रहे थे, उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको इंक्रीज कर दिया, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर जो टैरिफ्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, उन टॉयज का जो प्राइस है वो ज्यादा हो गया। अब जब प्राइस ज्यादा हो गया, अब डोमेस्टिक मार्केट में हमें क्या होता है, जो चीज हमें सस्ती मिलेगी हम उसी को खरीदेंगे ना, है ना। जो चीज आपको इजीली अवेलेबल होगी और जो चीज आपको यहाँ पर सस्ती मिलेगी, कम प्राइस में मिलेगी, आप उसी को यहाँ पर लेंगे। तो यही सारी चीजें होती हैं, मतलब हुई थी, जिसकी वजह से प्राइस में राइज होता है और इसके कारण जो उस चीज की डिमांड है वो कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हुआ, आपका वो जो उसका मार्केट में डिमांड थी वो कम होने की वजह से उसका जो इंपोर्ट है वो कम होने लगा। ये पहली चीज आ गई। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने क्या किया है, प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी इसको अपनाया है ना, कि प्रोटेक्शनिज्म फॉर लिमिटेड पीरियड एज पर द इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट में इनेबल द डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू मेक एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट, अलाउ फॉर लर्निंग बाय डूइंग। तो इंडिया का ये एक तरीके से अभी कहा जा रहा है कि इंडिया ने क्या किया है, यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी इसको अपनाया है। क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म क्या है कि मतलब बाहर से आने वाले आइटम्स पर हमने क्या किया, बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्यूटीज लगा दी, यहाँ पे टैक्स इंपोज कर दिया। टैक्स इंपोज होने से क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर प्राइस मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है डोमेस्टिक मार्केट में, है ना। और डोमेस्टिक मार्केट में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, सारी चीजें हैं, उसका प्राइस यहाँ पर कम रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आपका प्रोटेक्शनिज्म है। ओके, सो इस प्रोटेक्शनिज्म में कहा जा रहा है कि लिमिटेड पीरियड के लिए प्रोटेक्शनिज्म आपका अच्छा होता है, बट इन अ लॉन्गर रन इट इज नॉट गुड। लॉन्गर रन में आपका जो प्रोटेक्शनिज्म है इट इज नॉट गुड। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को यहाँ पर इस बात पर फोकस करना होगा कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इन अ शॉर्ट द टॉय इंडस्ट्री हैज टर्न नेट एक्सपोर्ट सिंस 2020-21 मेक इन इंडिया पॉलिसीज मेड इट पॉसिबल। ये आपका पॉसिबल हुआ है। क्लेम्स एंड ऑफिशियल स्पॉन्सर्ड रिसर्च पब्लिश्ड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड डेटा डू नॉट बेयर आउट सच अ प्रोपोजिशन। राइजिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैव मेड इट पॉसिबल। परहैप्स IIMLS स्टडी यूजेस डिफरेंट एविडेंस बटर्स इट्स कंटेंशन। तो यहाँ पर मेनली ये कहा जा रहा है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स और जो आपके टैरिफ से ये जो राइज हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपका जो टॉय इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट है वो बूम हुआ है। ओके, अब चाइना में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चाइना के जो टॉयज है वो इतने सस्ते क्यों होते हैं। तो इसका मेन रीजन ये है कि चाइना के पास यहाँ पर बहुत बड़ा लेबर मार्केट है ना। आपको ये देखना होगा बहुत ज्यादा यहाँ पर लेबर है चाइना के पास, जिसकी वजह से क्या होता है, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कम दाम में उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है और उसको वहाँ पर सप्लाई करते हैं। तो उनका जो प्रोडक्शन होता है बहुत ही बड़े लेवल पर होता है, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन वो करते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जब आप सभी को पता है किसी चीज की यहाँ पर जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। प्राइस कैसा हो जाता है, यहाँ पर लो हो जाता है। ठीक है, प्राइस लो हो गया मतलब
यहाँ पर उस चीज का जो प्राइस है वो कम हो गया। अगर यहाँ पर कोई चीज आपकी 2-3 हमने मैन्युफैक्चरिंग की लेकिन उसकी यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, आपका हाई हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। ओके, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज लिमिट्स एंड बॉर्डर। अब देखिए एक्चुअली हुआ ये है कि लिटिगेशन कंसर्निंग द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ इन पंजाब सीम्स टू बी द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव कंसल्टेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इशू। यहाँ पर एक लिटिगेशन है, पंजाब की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर एक लिटिगेशन दिया है कि हुआ क्या है, पहले इसके बारे में हम समझते हैं। सो पंजाब हैज फाइल्ड सूट अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 131। अंडर आर्टिकल 131 के, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 है उसके अंडर पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में यहाँ पर केस फाइल किया है। उन्होंने ये कहा है कि अभी जो यूनियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने ये कहा है कि जो बीएसएफ है, बीएसएफ का जो ज्यूरिडिक्शन है वो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50 किलोमीटर कर दिया गया है। मतलब पहले बीएसएफ का जो ज्यूरिडिक्शन था, फॉर एग्जांपल ये आपकी जो बॉर्डरिंग स्टेट है, ये आपका बॉर्डर है ना, और ये स्टेट फॉर एग्जांपल हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब का जो बॉर्डर है वो आपका क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट से भी लग रहा है, और दूसरा स्टेट कौन सा, आपका फॉरेन स्टेट है ना, बाहर का कोई स्टेट है, फॉरेन स्टेट है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका बीएसएफ होता है, हम इसको मान रहे हैं, ठीक है, बीएसएफ है यहाँ पर। तो बीएसएफ का यहाँ पर पहले जो ज्यूरिडिक्शन था वो कितना था, 15 किलोमीटर था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50 किलोमीटर कर दिया है। तो इससे ये लोग ये कह रहे हैं, मतलब स्टेट्स यहाँ पर पंजाब की बात करते हैं और उसके साथ साथ में जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का भी यहाँ पे सिमिलर व्यू है। तो उन्होंने ये कहा कि आपने यहाँ पे जो बॉर्डर ज्यूरिडिक्शन बढ़ाया है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो फेडरल प्रिंसिपल है और आप हमारे लॉ एंड ऑर्डर वाला जो मतलब हमारा एरिया है उसको इंक्रोच कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो हमारी पुलिस है फिर वो कुछ ना करे, हमारी जो पर्सनल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, वो तो किसी काम के लायक ही नहीं रह गई, क्योंकि आपने सारा जो ज्यूरिडिक्शन है वो बीएसएफ को ही दे दिया है। तो ये क्या कर रहा है, स्टेट का जो फेडरल स्ट्रक्चर है और स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है ना, इसको इंक्रोच कर रहा है। सो वेस्ट बंगाल का भी सिमिलर व्यू है। सो बोथ स्टेट्स हैव गॉट रेजोल्यूशन पास इन देयर असेंबली अगेंस्ट द एक्सपेंशन। इन देयर बैकड्रॉप द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू एग्जामिन द क्वेश्चन दैट अराइज फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ बीएसएफ एरिया ऑफ ऑपरेशन एक्वायर्स सिग्निफिकेंस। तो अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये पिटिशन फाइल की है, लिटिगेशन दिया है कि यहाँ पर ये जो एरिया को बीएसएफ का जो एरिया ऑफ ऑपरेशन इसको एक्सपेंड किया गया है, तो ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यही सारी चीजें इस आर्टिकल में कही जा रही कि इन पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम द डिस्टेंस वाज रेज फ्रॉम 15 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर टू 50 किलोमीटर। पहले ही 15 था और उसको 15 से 50 कर दिया, लेकिन ये पहले 80 किया था उन्होंने, 80 से इसे 50 किया गया। गुजरात में तो यहाँ पर इट वॉज रिड्यूस फ्रॉम 80 to 50 इन गुजरात। राजस्थान में भी सेम चीजें हैं, राजस्थान में भी 50 यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए इसमें मेनली ये कहा जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स ये कह रही हैं कि ये करने से पहले आपको एक बार स्टेट से कंसल्ट तो करना चाहिए। सेंटर मस्ट कंसल्ट स्टेट बिफोर डिसीजन दैट इम्प्रिंस ऑन देयर पावर। तो मतलब ये क्या कर रहा है, स्टेट की जो पावर है उसको इम्प्रिंच कर रहा है। सो इससे पहले कोई भी अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो फॉर दैट आपको स्टेट से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको अब ये आर्टिकल यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। तो फर्दर इसमें हम देखते हैं क्या निकल कर आता है, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज एनालाइजिंग द राइजिंग गैप इन इनकम्स। अब एक्चुअली इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, आपको एक बता दिया जाए गिनी कोफिशिएंट। अब ये गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको पता चल गया तो ये पूरा आर्टिकल आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। गिनी कोफिशिएंट की डेफिनेशन देखते हैं। सो गिनी कोफिशिएंट इज अ इंडिकेटर ऑफ इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी एंड इट डिराइव फ्रॉम लॉरेंज कर्व। यहाँ पर आपका लॉरेंज कर्व है। लॉरेंज कर्व क्या होता है, इसमें देखिए कि ये इस तरीके से होता है। आपका लॉरेंज कर्व की बात करते हैं, ये होती है हमारी नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। इसके बाद अगर ये जो कर्व है ये आपका स्ट्रेट जाता है तो ये किसको इंडिकेट करता है कि हमारे स्टेट में क्या है, हमारे नेशन में क्या है, आपकी क्वालिटी है। बट यही कर्व आपका क्या हो जाता है, ये जाते जाते यहाँ पे ऐसे कर्व बन जाता है। तो ये है आपका लॉरेंज कर्व। मतलब ये किसको इंपोज कर रहा है, इन इक्वालिटी को इंपोज कर रहा है। मतलब कुछ लोगों के पास तो इनकम ज्यादा है, कुछ लोगों के पास इनकम यहाँ पर कम है। तो ये होता है आपका लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व से ही आपका एक आता है गिनी कोफिशिएंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेनली जो आपकी इनकम होती है, वेल्थ होती है, उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, एक इंडिकेटर है गिनी। सो इट इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द एरिया बिटवीन परफेक्ट क्वालिटी कर्व एंड एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बाय एरिया अंडर परफेक्ट क्वालिटी कर्व। तो यहाँ पर ये जो सॉरी ये आपका इरेज हो गया, आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ मिनट,
हम इसे फिर से ड्रॉ करते हैं। ये जैसे कि आपका इनकम, ये आपका परफेक्ट इनकम कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कर्व बन रहा है ना, तो इसके बीच में कितना गैप है, इस चीज को एनालाइज करता है। सो इट इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग एरिया बिटवीन परफेक्ट इक्वालिटी कर्व एंड एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर महीने में कितने कमा रही हूँ, 30,000 कमा रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, या फिर आप महीने के 10,000 सिर्फ कमा रहे हैं, ठीक है। तो 10,000 अगर आप कमा रहे हैं तो साल भर का आपका कितना होता है, तो आपकी जो एक्चुअल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है और परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब आपको 10,000 से यहाँ पर ज्यादा आपकी अर्निंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इस बेसिस पर ये जो गैप है इसको एनालाइज करता है। आपको क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंथली यहाँ पर आपकी इनकम कितनी है, आप मान लेते हैं अभी 1,000 है, लेकिन आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। तो ये जो गैप इन दोनों के बीच को, इसको एनालाइज करना, इसको मेजर करना किसका काम होता है, आपका गिनी कोफिशिएंट का होता है। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। तो ये जो कोफिशिएंट रेंज होता है वो 0 से होता है to 1। अगर 0 है मतलब आपका इनकम गैप 0 आता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी परफेक्ट इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर 1 आ जाता है तो ये परफेक्ट इनइक्वालिटी हो जाता है। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किए गए हैं कि आरबीआई, सॉरी नॉट आरबीआई, जो हमारा एसबीआई है, एसबीआई की यहाँ पे एक रिसेंट रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हैज विटनेस अ सिग्निफिकेंट फॉल इन इनइक्वालिटी ओवर द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड से आप देखेंगे इंडिया में क्या विटनेस कर रहे हैं, हम इनइक्वालिटी को यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो लोगों की मंथली इनकम, अगर साल भर की इनकम देखें तो वो 2 लाख रुपए से भी क्या है, ज्यादा कम है। और अगर जिसकी इनकम 2 लाख रुपए से भी कम है, तो आप सभी को पता है कि वो टैक्स के अंदर नहीं आता है ना, वो टैक्स के अंदर नहीं आता है। सो हियर आप देखेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो आपका PLFS होता है, नियरली 80% ऑफ इनकम अर्नर अर्न लेस देन 2.5 लाख पर अन्नम द मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट। ये आपका मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट है। उनका जो साल भर की जो इनकम है वो कितनी है, 2.5 लाख रुपीज है। सो यूजिंग डेटा फॉर 2017 and 18 and 2022 and 23 round of the PLFS comprising the earliest and latest round of the survey. So the article examine the change in the income inequality amongst all the income earner in India। तो इंडिया में हमने यहाँ पे जो आपकी कुछ यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ यहाँ पे रेगुलर वेजेस है, यहाँ पे कुछ कैजुअल वेज वर्कर्स भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर कुछ आपको ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे कि आप देखते होंगे कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि आपके कुछ इंडिविजुअल फार्मर्स होते हैं, रोड साइड यहाँ पे हॉकर्स होते हैं। सो ये क्या करते हैं, खुद भी यहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं और जो दूसरे कुछ पर्सन होते हैं उनको भी साथ में रख लेते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कर सकते हैं, एक पानी पूरी का यहाँ पर वेंडर है, ठेला है, तो पानी पूरी वाला जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो तो साथ में वो तो काम कर ही रहा है, उसके साथ उसने अपने एक लड़का भी रख लिया है साथ में कि वो भी उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर है। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर हो रही हैं। सो इसकी वजह से जो इनकम है वो कम हो रहा है ना। अब मान लीजिए वो पानी पूरी वाला अगर आपका महीने का 1,000 रुपए कमा रहा था, महीने का वो 1,000 कमा रहा, लेकिन अब उसने क्या किया, उस 1,000 में से 500 उसको दे दिया और 500 अपने पास रखा, है ना। जो उसका वर्कर था उसको 500 रुपए दे दिया उसने और 500 रुपए उसने अपने पास रखा, तो इनकम तो उसकी कम हो गई ना साल भर की। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि ये जो गिनी कोफिशिएंट ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हमें इनकम गैप दिखाई दे रहा है। ओके, सो the fall in Gini coefficient is more or less empirically established by the SBI report, but this has been accompanied by polarization in income। ये इनकम में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन होता है, मतलब एक ही इनकम का सोर्स है लेकिन उसमें पोलराइजेशन आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई होप ये आर्टिकल आपको सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, गिनी कोफिशिएंट। सो देखिए आज अगर हम बात करें तो इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, अब आगे इतने कुछ भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट था हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के एडिटोरियल सेक्शन में हमारे आर्टिकल्स अच्छे थे, उन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू so much for discussion।